नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे जुडिशल रिव्यू की और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्री के पर्पज़ से भी, मुख्य परीक्षा की पर्पज़ से भी, चाहे जुडिशरी हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि पीसीएस और आईएएस हो। तो है क्या जुडिशल रिव्यू? तो इसमें हम महत्वपूर्ण पहलुओं को पहले समझ लेंगे कि इसका महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, उत्पत्ति यानी कि देखिए महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमें देखनी है। अब ये प्रश्न जो उत्पत्ति और विकास, ये आपकी जुडिशरी के पर्पज़ से तो महत्वपूर्ण है, लेकिन आईएएस के पर्पज़ या सिविल सर्विसेज के पर्पज़ से महत्वपूर्ण नहीं है। तो उत्पत्ति और विकास, भारत में संवैधानिक व्यवस्था क्या है, यानी भारत में जो संवैधानिक प्रावधान इस संदर्भ में, हम उसकी बात भी करेंगे। अब इसके बाद जुडिशल रिव्यू के टाइप्स क्या हैं, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये, इसके बाद टाइप्स ऑफ जुडिशल रिव्यू हमें ये समझना है। और इसके बाद क्या महत्वपूर्ण वाद, इस जुडिशल रिव्यू को लेकर के जो महत्वपूर्ण वाद हैं, जो काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है, उसको हम देखेंगे। इसके महत्व को देखेंगे और इसकी लिमिटेशन यानी इसकी सीमाओं का भी हम ध्यान रखेंगे और उस पर भी चर्चा करेंगे। तो जुडिशल रिव्यू समझने के उद्देश्य से तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सिविल के हैं तो इसके कुछ पहलू आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हम इसमें डायनामिक पोर्शन के अलावा इसके सोर्सेज की भी बात करेंगे, काफ़ी डेप्थ में ही रहेगा। और आपको जो सिविल में लिखना रहता है वो काफ़ी सरफेस नॉलेज रहती है, तो जुडिशरी के पर्पज़ से बहुत अच्छा है। सिविल में आप इसको टच करके जो मेन पॉइंट्स हैं, आपको करंट ओरिएंटेड लिखना रहता है, तो उसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अब जुडिशल रिव्यू है क्या, उससे पहले कोड देख लेते हैं, यानी किसने कहा है। तो जस्टिस डगलस ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा है वेयर डिस्क्रिशन इज़ एब्सोल्यूट, वेयर डिस्क्रिशन इज़ एब्सोल्यूट, जहाँ पर जो विवेक की शक्ति है वो एब्सोल्यूट होगी, पूर्ण होगी, निरंकुश होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, मैन हैज़ ऑलवेज सफ़र्ड। ये अपने आप में बता रहा है एक बहुत बड़ी चीज़। जहाँ पर भी किसी को कोई शक्ति मिली है, विवेकाधीन ही क्यों ना हो, अगर वो एब्सोल्यूट हो गई है तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा। वो ऐसे में व्यक्ति से मतलब है नागरिक, आम नागरिक, किसी के अधीन किसी को कोई शक्ति प्रदान की गई है, अगर उस शक्ति पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है तो वह निरंकुश शक्ति होगी। और जब शक्ति निरंकुश होगी, बेलगाम होगी, तो जाहिर सी बात है उसको भोगने वाला तानाशाही रवैया अपनाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जहाँ पर डिस्क्रिशन एब्सोल्यूट हो जाएगा वहाँ पर आम जनता सफ़र करेगी, परेशानी ही उसको मिलेगी। ये कहा था जस्टिस डगलस ने। इसका मतलब क्या है, अगर सिटीज़न की हमें सफरिंग को रोकना है तो डिस्क्रिशन को एब्सोल्यूट होने से बचाना होगा, यानी उसको हमें चेक करना होगा समय समय पर। यही बात ये कहना चाह रहा है। तो अगर हम आपसे कहें कि जुडिशल रिव्यू, इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, तो सामान्य शब्द में क्या कहेंगे, कोर्ट की पावर है। जुडिशल रिव्यू को डिफाइन किया जा सकता है कोर्ट्स पावर टू रिव्यू द एक्शन ऑफ अदर ब्रांचेस। तो हम क्या कहेंगे, कोर्ट्स पावर, कोर्ट की पावर, कैसी पावर, टू रिव्यू, रिव्यू करने की। क्या रिव्यू करना है, एक्शन को, किसके एक्शन को, गवर्नमेंट के जो बाकी जो सरकार के अन्य अंग हैं, एक्शन ऑफ गवर्नमेंट अदर ब्रांचेस। जाहिर सी बात है भाई, गवर्नमेंट के अन्य अंगों यानी सरकार के अन्य अंगों की जांच करना। तो सरकार किन से मिलकर बनती है, तो यहाँ पर हम जान रहे हैं लेजिस्लेटिव, जुडिशल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के साथ ही साथ सरकार के अंग क्या है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बस कह रहा है इन्हीं की तो हमें जांच करनी है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, हम इन सब की जांच करेंगे। तो क्या हम खुद की भी कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, विधायिका की भी हाँ, कार्यपालिका की हाँ, प्रशासनिक मामलों में भी ना। तो इन दोनों प्रशासनिक जो मामले हैं हम उसकी जांच करेंगे, किसी को भी निरंकुश होने नहीं देंगे। तो मीनिंग क्या हुई, साफ शब्दों में कहें, जुडिशल रिव्यू कैन बी डिफाइंड एज कोर्ट्स पावर टू रिव्यू द एक्शन ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए
इसका मतलब सीधे हुआ कि स्पेशली कोर्ट्स पावर टू इनवैलिडेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है ना। यानी जो ये लेजिस्लेटिव और जो हमें अदर ब्रांचेस, इनके द्वारा जो कार्य, जो एक्शन किया जाएगा, जो ये कार्य कर रहे हैं वो संवैधानिक है कि नहीं, वो अपने संवैधानिक दायरे में रहते हुए कार्य कर रहे हैं कि नहीं, कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन को इनवैलिडेट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई विधायी प्रक्रिया का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, किसी कार्यपालिका प्रदत्त शक्तियों के पार तो नहीं जा रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं तो ये संविधान प्रदत्त नहीं है, इसे हम असंवैधानिक कर देंगे। यानी कि इस मामले से हम समझ गए कि जो सीमाएं तय हैं उस सीमाओं के दायरे में रहकर काम कीजिए, तभी मामला सही रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जुडिशल रिव्यू 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को देखता है। तो जुडिशल रिव्यू के 3 पहलू, 3 एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, ये किन मामलों में देख रहा है, तो आप क्या कहेंगे भाई? देखिए, ये लेजिस्लेटिव एक्शन भी देख रहा है भारत में, ये लेजिस्लेटिव एक्शन विधायिका के कार्य को भी देख रहा है, ये जुडिशियल डिसीजंस पर भी अपनी नज़र बनाए हुए, न्यायिक निर्णयों पर भी अपनी नज़र बनाए हुए है। और इसके अलावा ये एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी तीनों अंगों के बीच में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, इसको भी देख रहा है। तो जुडिशियल रिव्यू के यही 3 पहलू हैं। अब एक केस है एल चंद्र कुमार का केस, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सीधे कह दिया कि जुडिशियल रिव्यू इज़ ग्रेट वेपन इन द हैंड्स ऑफ जजेस, ठीक है ना। यानी क्या कहा एल चंद्र कुमार केस में, जुडिशियल रिव्यू इज़ ग्रेट वेपन। अब याद देखिए, पहला केस आपको मिल रहा है तो ये केस महत्वपूर्ण है। एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। इसमें जो मेन बात कही, इसने कहा जुडिशियल रिव्यू इज़ ग्रेट वेपन इन द हैंड्स ऑफ द जज। अब ये बातें क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि आपको जुडिशियल रिव्यू के महत्व को समझाना है। तो ग्रेट वेपन है इन द हैंड्स ऑफ जज, यानी कि न्यायाधीशों के हाथ में एक महत्वपूर्ण हथियार है जुडिशियल रिव्यू। अब देखिए, इसके बाद अब जब हथियार है जुडिशियल रिव्यू, तो इस हथियार की शक्तियाँ क्या हैं भाई? इस हथियार की शक्ति ये है, किसी भी लॉ को जो अगर क्या बोलते हैं, कोई भी एक्शन जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनइन्फोर्सिएबल है और लॉ के कन्फ्लिक्ट कर रहा है, जो लॉ है उससे इनकंसिस्टेंट है, यानी अगर कोई ऐसा कार्य है, लॉ है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है ना, या फिर इनवैलिडेट है, इनवैलिडेट तो कोर्ट करेगी लेकिन यानी इनवैलिड है, या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है, अनइन्फोर्सिएबल है, तो इसकी समीक्षा न्यायालय करेगा और जो न्यायोचित होगा वो देखेगा। अगर ये असंगत होगा, यानी कि टकराहट होगी नियमों से, असंगत होगा लॉ ऑफ द लैंड से, भारत का जो कानून है उससे असंगत होगा, या सीधे उससे टकरा रहा होगा, यानी इनकंसिस्टेंसी और कन्फ्लिक्ट दोनों दशाओं में अगर ये सामने टकराएगा, तो जुडिशियल रिव्यू के हथियार के माध्यम से जो जज है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे देंगे। इतनी बात तो स्पष्ट है। तो जब हमने इसका अर्थ समझ लिया, अर्थ के बाद इसके उद्देश्य को भी समझ लेते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? एक ही ऑब्जेक्ट है, ये सुनिश्चित करना कि अथॉरिटी जो है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें, और जब दुरुपयोग नहीं करेंगी तो इससे क्या होगा, जो उपचार होगा किसी इंडिविजुअल को मिलेगा वो जस्ट और फेयर होगा। यानी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहले ऑब्जेक्टिव का ही समाश्रित रूप से दूसरा ऑब्जेक्टिव है, उसी से निकला हुआ है, टू इंश्योर दैट अथॉरिटी डज नॉट एब्यूज़ इट्स पावर। तो हम कहेंगे इसका उद्देश्य है टू इंश्योर that authority does not abuse its power, यानी जो प्राधिकारी हैं वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग
ना करें। इसी को सुनिश्चित करना जुडिशियल रिव्यू का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अब इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पहलू, अगर पहला लागू होगा तो अपने आप ही दूसरा हो जाएगा। ये इंश्योर करना कि जो व्यक्ति है, यानी टू इंश्योर दैट इंडिविजुअल रिसीव जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट। इंडिविजुअल रिसीव जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट, यानी किसी व्यक्ति को उचित और न्याय संगत व्यवहार मिले, उपचार मिले, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है। अब देखिए, इसी के बाद जो बहुत भारी शब्द जो कहा था मिनर्वा मिल केस में, जजमेंट में, मिनर्वा मिल केस आपने अगर नाम जाहिर सी बात सुना ही होगा। मिनर्वा मिल्स केस, एक बार नानी पालकी वाला ने भी कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण केस, अगर आप कहेंगे 1980 का ये सबसे महत्वपूर्ण केस लोग केशवानंद भारती को समझते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मिनर्वा मिल है। अब अगर आपने अमेंडमेंट पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे कि इसको क्यों कहा उन्होंने। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट मिनर्वा मिल केस में क्या कहती है कि हमारे संविधान ने एक स्वतंत्र न्यायपालिका बनाई है और स्वतंत्र न्यायपालिका का ही अधिकार उसमें निहित करने के लिए जुडिशियल रिव्यू को बनाया है, जो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की लीगैलिटी को और उसकी वैलिडिटी को प्रमाणित करता है। ठीक है ना। तो यानी कि